सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम आगामी सीटेट परीक्षा के संदर्भ में जो कि अगस्त 20 में हमारी होने वाली है, 20 अगस्त 2023 में जो होने वाली है, उसके संबंध में कुछ प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे। तो जिन प्यारे साथियों ने अब तक के प्रैक्टिस सेट्स ना देखे हों वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस प्रैक्टिस सेट्स हैं व इससे पहले जो आपको करा दिए गए हैं वो सब आपको मिल सके व इनका आप लाभ उठा सकें। तो इसी क्रम में हम आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें कुछ संभावित प्रश्नों को इसमें रखा गया है कि इस प्रकार से प्रश्न हमारे आते हैं। और इसी क्रम में हमने पहले जो सेट कराए गए हैं उन सेटों में भी जो संभावित प्रश्न हैं कि जिस प्रकार से प्रश्न पहले आते थे उसी के आधार पर नवीन प्रश्न बनाकर उसमें रखे गए थे। और उनकी पीडीएफ आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल है आपका उसमें प्रोवाइड करा दी गई है। तो जिन साथियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें व साथ साथ उन सभी सेट्स के लिए वो देख सकते हैं। तो चलिए आज देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बंडूरा के अनुसार कौन सा सही है। तो ये इधर आपके लिए ऑप्शंस दिए हैं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। ठीक, ए ऑप्शन क्या कहता है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बी, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो बच्चे के सामने यदि आप अनसुलझा ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन क्या होगा उसके समझ में नहीं आएगा, अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ रॉन्ग होगा। सी, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो सामाजिक विकास हुआ या वो संज्ञानात्मक हुआ, दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ना कि अलग होते हैं दूसरे से। ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन कहता है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कि क्या सिर्फ और सिर्फ खेल पर ही मतलब सिर्फ खेल पर ही आधारित शिक्षा हो, अन्य गतिविधियां ना हो। ठीक, यदि ऐसा होगा तो फिर पाठ्यक्रम बच्चा कैसे कर पाएगा, उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो पाएगा, वो एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो कैसे गेन कर पाएगा हमारा, अर्थात ये भी नहीं होगा हमारा। ए ऑप्शन क्या कहता है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मतलब मॉडल, ये जो मॉडलिंग है वो कैसे हो उसके लिए एक मुख्य तरीका अपनाया जाए। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो बंडूरा महोदय हैं, बंडूरा महोदय ने ये बताया कि बच्चा जो सीखता है वो कैसे सीखता है, वो सीखता है अनुकरण करके। क्लियर, अनुकरण का अर्थ होता है कि अब ऑब्जर्वेशन करना या उसका अवलोकन करना, कि बच्चा देखकर या बच्चा क्या करता है सुनकर सीखता है। तो इसी के आधार पर कि यदि हम बच्चे के सामने जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं वो आइडियल मॉडल है मतलब आदर्श है तो सही है। यदि वो क्या है निगेटिव डायरेक्शन में उसका मैसेज जाता है तो बच्चा क्या होगा निगेटिविटी सीखेगा। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चे के सामने ऐसे मॉडल प्रस्तुत करें जो कैसे हों, आदर्श हों, सही हों व मान्य हों। क्योंकि वो सीखता है कैसे करके, देख कर या सुनकर, मतलब उसका अनुकरण करता है, उसे फॉलो करता है। तो इसके अनुसार वो कैसे सीखेगा, वो पॉजिटिव तब सीखेगा यदि उसका सामने जो मॉडल दिया है वो कैसा हो, पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी हो। ठीक, तब तो वो क्या होगा पॉजिटिविटी थिंकिंग आएगी उसके अंदर। और यदि वही ऐसा मॉडल होगा जो कोई नकारात्मक है तो बच्चे के अंदर क्या आएगी, फिर आएगी नेगेटिविटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर आपके लिए। नेक्स्ट दिया है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बिल्कुल इसी पे आया, अनुकरण पे ही डिपेंड है ये क्वेश्चन भी। कह रहा बच्चे क्या हिंसक गतिविधियां सीख सकते हैं या हिंसात्मक व्यवहार सीख सकते हैं।
फिल्मों को देखकर। जैसा कि मैंने अभी बताया आपके लिए कि बंडूरा महोदय ने बताया था कि बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। बच्चा क्या करता है, अनुकरण। अनुकरण मतलब फॉलो करता है। तो यदि उसको हम ऐसी पिक्चर दिखाएं जिसमें हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े हों, तो बच्चा क्या होगा, वही सीखेगा, वही व्यवहार को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। तो ये किसका मानना था, तो ये मानना था एल्बर्ट बंडूरा का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, बाकी ये ऑप्शन क्या कहता है, वाटसन। तो वाटसन जाने जाते हैं व्यवहारवाद के जनक के रूप में। सी दिया है हमारा जीन पियाजे। तो जीन पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। और क्या दिया, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक जो कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, यह जाने जाते हैं किसके लिए, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लिए, मतलब त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के लिए, जो कि किसमें है, हमारा अधिगम में है, लर्निंग में है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है, अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है। तो अपना 11 माह के पुत्र पे जो प्रयोग किया था वो किया था जेवी वॉटसन ने। किसने, जेवी वॉटसन ने। इनका क्या प्रयोग था बताता हूं आपके लिए कि इन्होंने क्या किया, अपने 11 माह के पुत्र के सामने एक खरगोश लेकर आए और क्या करते हैं कि जैसे ही ये खरगोश के पास ये बच्चा जाता है, तो जैसे ही ये अपना हैंड इसके टच करता है, वैसे ही क्या होता है, एक डरावनी आवाज़ वहाँ से क्रिएट होती है, एक उत्पन्न होती है डरावनी आवाज़। तो जैसे ही बच्चे से हाथ लगाता है, हाथ लगाते क्या होता है, एक डरावनी आवाज़ आती है। और ये एक बार किया गया, बच्चे ने दूसरी बार जब हाथ बढ़ाया फिर वही किया गया, जब बच्चे ने तीसरी बार हाथ बढ़ाया फिर वही किया गया। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकला कि अब बच्चा खरगोश जैसी आकृति वाले प्रत्येक जीव, मतलब जीवित और निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग, हर एक वस्तु से क्या होने लगा, बच्चा डरने लगा। तो ये था इनका व्यवहार वॉटसन का। अर्थात इस प्रयोग का कहने का सेंस ये था कि हम बच्चों के सामने किसी भी व्यवहार को यदि बार बार प्रस्तुत करें तो उसके आधार पर उसके अंदर नए व्यवहार का हम जन्म दे सकते हैं। तो अपने पुत्र पर प्रयोग करने वाले थे वो कौन, हमारा जेवी वॉटसन महोदय थे। जो ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ। और क्या कहता है, ऑप्शन ए कह रहा कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग जाने जाते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए। बी दिया है हमारा जीन पियाजे। अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जीन पियाजे जाने जाते हैं कॉग्निटिव थ्योरी के लिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। और डी दिया है आपके समझ गुथरी। तो गुथरी जाने जाते हैं सिंगल ट्रायल के लिए, आई मीन इस एकल प्रयास के सिद्धांत के लिए, समीपस्थ विकास के सिद्धांत के लिए, जो कि विरोधी किसके रहे थे, तो वो थॉर्नडाइक महोदय के विरोधी रहे। और ये विरोध किसका करते हैं, तो ये विरोध करते हैं रीइंफोर्समेंट का, मतलब पुनर्बलन का, अर्थात पुरस्कार का। इनका मानना था गुथरी का कि जब यदि बिना पुरस्कार के कोई अनुक्रिया हो रही है तो फिर पुरस्कार देने की आवश्यकता ही क्या है। तो जो गुथरी हैं वो विरोध करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। आई होप समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के तत्व किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से लिए गए हैं। तो ऑप्शन दिया है आपके लिए हल, बी दिया है वॉटसन, सी दिया है स्किनर, डी दिया है वाइगोस्टकी। तो देखिए जो मोटिवेशन के तत्व हैं, तो जो मोटिवेशन के तत्व दिए गए थे सीएल हल, क्लार्क हल के सिद्धांत से। इसमें थे क्या क्या, तो इन्होंने कुछ तत्व बताए। इन्होंने एक नाम दिया कि इसका संतुलन, जो प्रमुख तत्व हैं, एक संतुलन। फिर आता है इसके बाद कि व्यक्ति को होती है आवश्यकता, मतलब उसकी नीड, ठीक। और आवश्यकता पूर्ति के लिए उसको दौड़ाता है कौन, चालक, अंतर्नोद या प्रतिनोद। जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो उसके लिए मिलता है प्रोत्साहन। और प्रोत्साहन जिस माध्यम से मिलता है, जिस तरीके से उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति हुई है, उस क्रम को या उस माध्यम को व्यक्ति दोबारा दोहराता है, जिसको कहते हैं हम सबलीकरण। तो ये कुछ 4-5 प्रमुख तत्व हैं जो कि दिए किसने, हल ने अपने सिद्धांत में। और मोटिवेशन के तत्व इन्हीं सिद्धांतों से लिए गए हैं, जिसमें समझिए ये एक संतुलन का अर्थ होता है कि जब हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, हम किस में हैं, बिल्कुल रेस्ट में हैं, ठीक। आवश्यकता क्या कि जब अब हमारे लिए नीड है किसी की, मान लीजिए भूख लग रही है तो भोजन की,
प्यास लग रही है तो पानी की। अब हमको दौड़ाता कौन है, तो दौड़ाती है हमारी भूख या हमारी प्यास। जब प्रोत्साहन कब मिलता है, जब हमारे लिए हो जाती है भोजन की प्राप्ति, और जिस माध्यम से मिलती है उस माध्यम को हम बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, इसको बोलते हैं हम सबलीकरण। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया आपके लिए एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। कह रहा है ये क्या है। ऑप्शन दिया आपके लिए आ व्यवसाय, बी संवेग, सी वचनबद्धता और डी अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा। तो कह रहा है एक ऐसा बल जो हमें किसी कार्य करने के लिए करता है प्रोत्साहित, तो वही क्या होता है, वो होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का काम ही क्या है, अभिप्रेरणा का काम है हमारा कि किसी को या किसी के व्यवहार को कैसा कर देना, गतिशील कर देना, चलायमान कर देना। तो जो ऑप्शन होगा हमारा वो डी बिल्कुल राइट होगा यहाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पिता कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए पावलाव। तो पावलाव महोदय ने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था किस पर, तो कुत्ते पर, वो भी किसके लिए, तो अनुकूलित अनुक्रिया कराने के लिए। बी थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया है किस पर, तो बिल्ली पर। ठीक। सी बाइगोस्ट की जाने जाते हैं किसके लिए, तो भाई सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के लिए। ठीक। और लास्ट दिया हमारा स्किनर ने अपना प्रयोग किया किस पर, तो चूहे पर। अब समझिए सभी के लिए क्या करके, जो कुत्ते पर प्रयोग करने वाले कौन, पावलाव जाने जाते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। बी बिल्ली पे प्रयोग करने वाले कौन, थॉर्नडाइक। तो यही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहली बार एक प्रयोग किया और एक लंबे समय तक प्रयोग करने वाले हमारे कौन, थॉर्नडाइक महोदय। तो जो पशु मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है वो थॉर्नडाइक महोदय कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के अधिगम में बाधा बन जाता है। बाधा बन जाता है, अर्थात 4 ऑप्शन दिए हैं, एक 3 ऑप्शंस क्या होंगे हमारे राइट होंगे, बट एक ऐसा होगा 3 होंगे जो बाधा नहीं बनते होंगे और एक हमारा क्या होगा जो बाधा बनता होगा। तो ऑप्शन ए दिया है आपके समक्ष, वातावरण से स्वाभाविक क्रिया। जब बच्चा वातावरण से स्वाभाविक क्रिया करेगा तो क्या वो बाधा बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वातावरण के अनुकूल रहेगा वो। बी स्व अभिप्रेरित अभ्यास के खुद से सेल्फ मोटिवेट होना। ठीक। सी जानने और खोजने की चाह, क्या अन्वेषण की प्रवृत्ति उसके अंदर बाधा बनेगी, बिल्कुल नहीं। तो ए बी सी तीनों क्या है, लर्निंग की डायरेक्शन में है। जबकि डी कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम, अनम्य मतलब जो मान्य ना हो। तो कह जो अगर टफ सिलेबस हम प्रस्तुत कर दें बच्चे के समक्ष तो क्या होगा, वो उसमें बाधा बनेगा। तो अर्थात ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संरचनावादी कक्षा में बच्चों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन ए अन्वेषण द्वारा सीखने, जी बिल्कुल, वर्ड ही इसमें एक पॉजिटिव आ गया हमारा, ये एक पॉजिटिव वर्ड में आता है। अन्वेषण मतलब करके सीखना। ठीक। तो हम बच्चों के लिए मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि बच्चे क्या हों, करके सीखने पर बल दें, ना कि रटने पर। इसी को कहते हैं हम कि अन्वेषण मतलब खोज करना। ठीक, या खोज करने की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है। फिर से मैं वही ऑप्शन बताना इस प्रकार से कि 3 ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न नहीं करते होंगे लेकिन एक होगा जो बाधा उत्पन्न करता होगा। ऑप्शन ए छात्रों में प्रतिस्पर्धा, बी बहुसंवेगी उपागम, सी आधारभूत संरचना सुगम्यता एंड डी
डी दिया आपके लिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करती, जबकि वो होती है बच्चे के पक्ष में। तो ऑप्शन डी रॉन्ग। हमें बताना है जो बाधा उत्पन्न करे वो। सी आधारभूत संरचना, मतलब बच्चे का बेस मजबूत हो, इससे उसको और मिलेगी हेल्प, अर्थात ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग। बी बहुसंवेगी उपागम, मतलब विभिन्न माध्यमों से प्रश्नों को क्या कर पाना, सॉल्व कर पाना, अर्थात बी भी हमारा रॉन्ग। ए बहुस्पर्धा, सॉरी एरिया है छात्रों में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कि आप क्या करना, कंपटीशन रख देना भाई, गला काट प्रतियोगिता रखना, ऐसी प्रतियोगिता रखना कि उसके आधार पर भी आप ये लगा दो कि भाई 95% अंक जो लाएगा वही हमारे यहाँ उसका एडमिशन हो पाएगा। तो ये क्या है, ये है प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आप ऐसा रख करोगे या ऐसी कंडीशन अप्लाई करोगे, इस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे का जो शिक्षण है वो प्रतिभावित होगा, उस पर क्या होगा, प्रभावित होगा, उस पर बाधा उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कितने चरण हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं। तो जो कॉग्निटिव थ्योरी आई, तो कॉग्निटिव थ्योरी जिसमें कि उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 4 पार्ट्स में, और जिनका समय क्या रहा, तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और 7 से 11 वर्ष, और 11 से आगे 14 वर्ष। तो कुल मिला के ये कितना, तो ये हमारे 4 भागों में बांटे गए ये इस अवस्था के लिए, इस सिद्धांत के लिए, जिसमें पहली संवेदी पेशीय अवस्था हमारी, ठीक, दूसरी हमारी कौन सी, पाक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संख्यात्मक अवस्था, और चौथी हमारी अमूर्त या औपचारिक संख्यात्मक अवस्था के नाम से हम जानते हैं। तो जो ऑप्शन होगा हमारा वो कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। फिर समझिए, एक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए जिससे वो क्या हो पाए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपट पाए। ऑप्शन ए, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। जी बिल्कुल। वरीयता किसे दे, वरीयता दी जाए किसके लिए भाई, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या हो, वरीयता दी जाए, उनसे बात की जाए, उनकी सलाह उनकी राय सुनी जाए। बी विद्यार्थियों के लिए कठोर, तो ना बी होगा। सी शिक्षण और आकलन के समान मानक, ना बी और सी भी नहीं होगा हमारा। डी बच्चों को अलग उनके अंकों के आधार पर अलग अलग क्या करना, नामित करना, ये भी नहीं। हमारा कौन सा होगा कि बच्चों से बातचीत करें और जो उनके दृष्टिकोण हैं उनको क्या दें, महत्व दें, उसके आधार पर उन्हें हम क्या करें, समझाएं, उसके आधार पर उन्हें सही डायरेक्शन दिखाएं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लैंगिक भेदभाव में कौन सा सही है। एक कक्षा में लैंगिक भेदभाव होता है, कौन सा कथन उससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपके समक्ष दिया हुआ है कि इससे क्या होगा, छात्रों का प्रयास या प्रदर्शन कम हो जाएगा। अगर एक कक्षा में पार्शियलिटी होती है किसके, लैंगिक भेदभाव के आधार पर, तो उससे क्या होगा कि बच्चों का जो रिस्पांस है, जो उनका रिजल्ट है वो क्या होगा, धीरे धीरे उनका रिस्पांस परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, क्या सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास। देखिए बाल्यावस्था का अर्थ क्या है, बाल्य का अर्थ है हमारा यहाँ पे कि वो 6 वर्ष से आगे, ठीक है, 6 से लगभग 12 तक। तो 6 से 12 के बीच में बच्चे का सामाजिक और नैतिक मूल्य, इन दोनों का क्या होता है भाई, विकास होता है। अर्थात ये भी विशेषता इसकी है, हमें बताना है कि जो नहीं है। बी सजातीय समूह का गठन करना, बच्चा कहना चाहता है, बच्चा चाहता है समूह में रहना, ठीक, ये भी इसकी विशेषता है। सी अमूर्त चिंतन, जी बिल्कुल, इस अवस्था में चिंतन होता है कैसा, मूर्त, ठीक। तो मूर्त चिंतन तो होता है लेकिन इसमें नहीं होता कैसा,
अमूर्त। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता होती है मूर्त चिंतन की, जबकि ऑप्शन में हमारा क्या दिया है? अमूर्त चिंतन, मतलब जो वस्तु ना दिखती हो उसके बारे में भी क्या करना? सोचना या विचार कर पाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया आपके समक्ष। निम्न प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है या किसे माना जाता है? तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक थे वो जॉन डीबी महोदय थे। कौन थे हमारे? वो कि जॉन डीबी महोदय। तो जॉन डीबी महोदय ने क्या किया? ऑप्शन हमारा दिया होगा इसमें सी ऑप्शन दिया, सी राइट है, पहले समझिए इसे। तो जॉन डीबी ने क्या किया? त्रिध्रुवीय प्रणाली दी थी। ठीक, इन्होंने क्या किया? त्रिध्रुवीय प्रणाली, 3 पोल बताए थे, जिसमें इन्होंने एक पोल का नाम दिया किसे? शिक्षक के लिए। ठीक, दूसरा हमारा पोल कौन? तो दूसरा बताया इन्होंने शिक्षार्थी। ठीक, और जो तीसरा पोल है वो तीसरा पोल बताया है हमारा कौन? पाठ्यक्रम या सिलेबस। तो जो तीसरा पोल है वो बताया हमारा पाठ्यक्रम। तो इसके जनक जो जाने जाते हैं वो हमारे कौन है? जॉन डीबी महोदय हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो 3 पोल बताए, इनमें बताया कि जो शिक्षक है वो कैसी अवस्था में, उसका चर कैसा है? वो होता है स्वतंत्र चर। ठीक, और दूसरा कि जो शिक्षार्थी है वो होता है हमारा कैसा? आश्रित चर। और जो पाठ्यक्रम है वो होता है हमारा कैसा? वो होता है मध्यस्थ। अब समझिए तीनों के लिए ये इनका मानना था कि एक शिक्षा में 3 प्रकार की क्या होती हैं? पोल या उसके जो आधार होते हैं। पहला शिक्षक, शिक्षक जो कि स्वतंत्र माना गया। ठीक, शिक्षक पर डिपेंड होता है कौन? शिक्षार्थी, मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है? उसे बोला गया आश्रित। ठीक, दोनों के बीच कम्युनिकेट जो बनाता है, कम्युनिकेशन जो कराता है, वो कौन होता है? हमारा पाठ्यक्रम, जिसको क्या कहा गया? मध्यस्थ चर। अर्थात ये क्या होता है? इन दोनों के बीच का चर होता है। तो इसलिए ये हमारी 3 ध्रुव या त्रिध्रुवीय या त्रिध्रुवीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है, वो हमारे किसकी है? जॉन डीवी की ही देन है हमारा, जो कि मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षा के बाद जो प्रगतिशील शिक्षा मुख्य रूप से रही उसके जनक है हमारे ये जॉन डीबी महोदय। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। तो इनकी जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपके लिए टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और जो भी साथियों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लिए रेगुलर फॉर्म में ये वीडियोज़ मिलती रहें और आपके लिए इनका लाभ मिल सके। क्योंकि यदि आप ऐसे बीच में 1-2 देखेंगे तो आपको समझ में हो सकता है ना आए। ठीक, तो आप क्या है, एक रेगुलर फॉर्म में देखने के लिए आप स्टार्टिंग से जितने भी सेट कराए गए हैं और आगामी परीक्षा तक जितने भी सेट हो पाएंगे या जितने कराए जाएंगे उन सभी का इधर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वाह, आपके लिए जो टेलीग्राम है बना हुआ वो स्पेशल इसीलिए है, जिससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। एंड सेकंड थिंग कि आपके लिए इनकी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।